नमस्कार दोस्तों। इसके जीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसी ने कहा है कि कोई जंग इंसान से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लेकिन एक बात है कि किसी भी जंग को जीतने के लिए उस जंग के बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिससे हम जंग लड़ रहे हैं उसका प्लस पॉइंट क्या है, माइनस पॉइंट क्या है, कैसे हम लड़ेंगे ताकि उस पर हमारी जीत हो सके। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए ऐसी रणनीति जिसके तहत युद्ध जीता जा सके, एक ऐसी योजना जो कभी विफल ना हो सके। एक ऐसे टॉपिक के साथ आज चर्चा करेंगे हम लोग जिसमें पढ़ने वाले हर छात्र को यह कन्फ्यूजन रहता है कि क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। आपने थंबनेल पे देखा होगा कि भूगोल क्या है और क्या नहीं पढ़े, और आपको बताएंगे कि कहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, कहाँ से प्रश्न सबसे कम पूछे जाते हैं, किसको सबसे ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है, किसको थोड़ा सा कम भी पढ़ेंगे तो काम चल जाएगा। और एग्जाम के दृष्टिकोण से जो सबसे महत्वपूर्ण जो भी चैप्टर है उसको सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज हमने एक बहुत ही जटिल टॉपिक को लिया है। ज्योग्राफी अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, लेकिन आप विश्वास रखिए आपको मैं ज्योग्राफी इतना आसान पढ़ाऊंगा कि पहले भी कभी पढ़े नहीं होंगे। आप वनडे एग्जाम की तैयारी कीजिएगा, किसी स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको भारत के जोड़े। सबसे पहले आप परिचय कराते हैं भारत के भूगोल से, और भारत के भूगोल से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो लगभग लगभग कितने आते हैं, किस रेशियो में आते हैं, इन सारी चीज़ों की चर्चा आज हम विशेष रूप से आपके साथ करेंगे। तो आइए पहले हम भारत के भूगोल को समझते हैं, फिर आपको विश्व का भूगोल समझाएंगे और फिर बताएंगे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब हम लोग समझते हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल का पहला चैप्टर है भारत का भौगोलिक परिचय। भारत के भौगोलिक परिचय से पूछे जाते हैं भारत की बाहरी सीमा से जुड़े हुए प्रश्न। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं, कितने हैं जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और कितने ऐसे राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों सीमा बनाते हैं। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई क्या है, किस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की लंबाई सबसे कम है, किस तटीय सीमा रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा है, किस तटीय रेखा की लंबाई सबसे कम है। उसके बाद फिर पूछा जाता है यहाँ से कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत का मानक समय क्या है, भारत से होकर कितनी अक्षांश गुजरती है, कितनी देशांतर गुजरती है, कर्क रेखा भारत में कहाँ से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा पर कितने राज्य बसे हुए हैं, कि कर्क रेखा पर कितने राज्य बसे हुए हैं। तो आंसर आ जाता था कि कर्क रेखा पे 8 राज्य बसे हुए, मिथ पर गमछा है। लेकिन अब एग्जामिनर भी बहुत चालाक हो गया, कब तक गमछा झाड़कर काम चलाएगा। तो अब यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन कर्क रेखा से नहीं पूछता है, कभी कभी पूछता है, लेकिन वर्तमान में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं कि कर्क रेखा की लंबाई किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में सबसे कम है। फिर पूछा जाता है कि कर्क रेखा पर जितने राज्य बसे हुए हैं उनमें किन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा से उत्तर की तरफ है, किन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ है, किन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा दूर है, किन राज्यों की राजधानी कर्क रेखा से सबसे ज़्यादा नज़दीक है। दूसरा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप। भारत के भौतिक स्वरूप में हम मूल रूप से पहाड़ को पढ़ेंगे, जिसके में हम आपको पढ़ाएंगे हिमालय पर्वत पूरा पढ़ाएंगे। उसके बाद भारत की पहाड़ियाँ पढ़ाएंगे, जिसमें आपको पूर्वोत्तर की पहाड़ी पढ़ाएंगे, दक्षिण भारत की पहाड़ी पढ़ाएंगे, उत्तर भारत की पहाड़ी पढ़ाएंगे, इस सारी पहाड़ियाँ को पढ़ाएंगे। तो कुछ पहाड़ जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ से हमारी जनजाति क्लियर हो जाएगा, और कुछ जनजाति जो बचेगा हम बाद में एक अलग से आपके टॉपिक में पढ़ा देंगे, यहाँ से जनजाति खत्म हो जाएगा। फिर जिस समय हम पहाड़ पढ़ रहे होंगे उसी समय आपको नदियों का उद्गम स्थल पढ़ा देंगे, क्योंकि कोई भी नदी किसी न किसी पहाड़ी से होकर ही निकलती है। तो जब हम पहाड़ पढ़ रहे होंगे तो उसके साथ नदियों का उद्गम स्थल भी हो जाएगा हमारा, उसके बाद वहाँ की जनजातियाँ भी हो जाएगी। फिर क्वेश्चन पूछता है दर्रा से। दर्रा से पहले क्वेश्चन पूछता था कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, लेकिन वर्तमान के दिनों में अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन से दर्रे से कहाँ तक जाया जा सकता है, कौन से दर्रे कहाँ से कहाँ तक जाते हैं, क्या उस दर्रा में कोई सुरंग बना हुआ है, कोई टनल बना हुआ है, या उस दर्रा से कोई एनएच होकर गुजरती है। वर्तमान में कौन सा ऐसा दर्रा है जिसमें कोई नया सड़क बना हुआ है। कुछ इस तरह के नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दर्रा में। तो आपका भारत का भौतिक स्वरूप समझ में आया। अब आइए तीसरी टॉपिक है भारत की नदियाँ। अब भारत की नदियाँ में कौन सी नदी सबसे बड़ी है, कौन सी नदी सबसे छोटी है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है,
कौन सी नदिया के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन नदियों से देखने को मिलता है। नदियों कुछ नदियों से क्वेश्चन ऐसे मिलता है कि जैसे मान लीजिए कि गंगा नदी है, तो गंगा नदी के सहायक नदियों में कौन सी नदी दाएं तट से मिलती है, कौन सी नदी बाएं तट से मिलती है। इस प्रकार के क्वेश्चन नदियों में अभी तक एग्जाम में देखने को मिला है। ठीक है। चौथी है कि भारत के झील एवं जलप्रपात। तो जब हम नदियाँ पढ़ेंगे तो उसके साथ ही झील और जलप्रपात को हम लोग पढ़ लेंगे, क्योंकि नदिया से ही जुड़ा हुआ बातें हैं। तो हम लगभग भारत के झील और जलप्रपात से पढ़ लेंगे, जैसे कि वेरीनाग झील कहाँ है, शेषनाग झील कहाँ है, कांवर झील कहाँ है। उसके बाद कुछ वाटरफॉल को भी पढ़ लेंगे इसके साथ ही। उसके बाद जब हम नदियाँ पढ़ रहे होंगे तो आपको हम बताएंगे कि नदी घाटी परियोजना। नदी घाटी परियोजना के तहत क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, कौन सा बांध बना हुआ है और वो बांध का क्या काम है। भारत में कितने ऐसे नदी हैं जिन पर बांध बना के बिजली उत्पादन किया जा रहा है, कितने ऐसे नदियाँ हैं जिन पर बांध बना के सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था की जा रही है। तो कुछ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं नदी घाटी परियोजना से। भारत की जलवायु से क्वेश्चन देखने को मिला है अभी तक कि भारत की जलवायु कैसी है। उसके बाद भारत में मानसून का आगमन कब होता है, लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है, आते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, मानसून भारत के फसलों पर क्या प्रभाव छोड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन भारत के जलवायु में पढ़े। मिट्टी से पूछे जाते हैं। फिर पूछा जाता है कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है, तो लाल मिट्टी क्या है, बलुई मिट्टी क्या है, लेटेराइट मिट्टी क्या है, काली मिट्टी क्या है, दोमट मिट्टी क्या है। इन सारी मिट्टियों के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे आपके भारत के भूगोल के मिट्टी वाले चैप्टर में। तो भारत के कृषि के तरफ देखिएगा कि भारत में कौन सा फसल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, कौन सा फसल का उत्पादन हमारे यहाँ कम होता है, कौन सा फसल को उगाने में कौन सा राज्य सबसे आगे है, कौन सा राज्य सबसे पीछे है, उसमें बिहार का स्थान क्या है। इस तरह के क्वेश्चन भारत के कृषि में देखने को मिल जाएगा आपको। फिर आता है भारत के उद्योग एवं कल कारखाने। अब भारत के उद्योग एवं कल कारखाने में हम आपको पढ़ाएंगे कि सूती उद्योग कहाँ है, चमड़ा उद्योग कहाँ है, स्टील उद्योग कहाँ है, सीमेंट उद्योग कहाँ है। फिर आता है भारत के परिवहन। भारत के परिवहन में 3 तरह से परिवहन को करना पड़ता है, एक जलीय परिवहन, एक स्थलीय परिवहन, एक वायु परिवहन। दक्षिण भारत पढ़ाएंगे तो दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत को पढ़ाएंगे। तो प्रायद्वीपीय भारत सब नीचे से पानी है, तो उसके किनारे पे हम आपको तट पढ़ा देंगे और तट के साथ उस पर बने हुए बंदरगाह को पढ़ा देंगे। तो ये चीज़ हम यहीं पढ़ा देंगे, कोशिश करेंगे कि यही पढ़ा दें, क्योंकि अभी हाल के दिनों में अभी जो SI के एग्जाम हुआ है उसमें 2 क्वेश्चन भारत के परिवहन से देखने को मिला है, वो भी जलीय परिवहन से। तो इसको यहीं बढ़ा देंगे। फिर पढ़िएगा आप स्थलीय परिवहन में। स्थलीय परिवहन में NH पढ़िएगा कि भारत का सबसे बड़ा NH कौन है, सबसे छोटा NH कौन है, कौन सा NH कहाँ से कहाँ तक जाती है। इस तरह का क्वेश्चन पढ़िएगा। फिर स्टेट हाईवे पढ़िएगा कि राज्य में कौन सा सड़क, किस राज्य में कौन सा सड़क सबसे ज़्यादा लंबा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं गया जिसमें 1 या 2 क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो, वो भारत की जनगणना। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना ही अभी हमको पढ़ना पड़ेगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है, प्रति व्यक्ति आय किसका ज़्यादा है, किसका कम है, जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा है, लिंगानुपात कहाँ है। इस तरह के कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते ही आते हैं। उसके बाद भारत की जनजातियाँ। हमने आपको बताया कि जिस समय हम आपको पहाड़ पढ़ाएंगे तो कुछ पहाड़ों के नाम वहाँ के जनजातियों के हिसाब से रखेंगे। तो कुछ जनजातियाँ आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगी और जो बच जाएगी फिर हम आपको यहाँ जनजाति में हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है। तो भारत की जनजातियाँ होगी। फिर पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, ये भी चैप्टर बहुत अच्छा है। इससे भी 2 या 3 क्वेश्चन, कभी 1 क्वेश्चन, मैंने जिस एग्जाम का जिस हिसाब से वेटेज रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें से सबसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय उद्यान से। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है और उसका क्या खासियत है। फिर इसमें आप पढ़िएगा कि वन जीव अभ्यारण्य, कौन सा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में कितने वन जीव अभ्यारण्य है, भारत में कुल कितने वन जीव अभ्यारण्य हैं, कौन से वन जीव अभ्यारण्य में कौन सा जीव को पाला जा रहा है। इस तरह के क्वेश्चन अभी तक मिले हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभ्यारण्य से। तीसरा आता है पक्षी विहार। पक्षियों को रहने के लिए जो जगह होते हैं उसे बोला जाता है पक्षी विहार। अब उस पक्षी विहार में कौन कौन से पक्षी को पाला जा रहा है, चाहे उनका संरक्षण किया जा रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। तो अब मोटा मोटी तौर पे अगर आप देखिएगा तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है भारत के भौगोलिक परिचय से, दूसरा सबसे ज़्यादा आता है भारत के पहाड़ से, दर्रा से, नदिया से, उसके बाद नदी घाटी परियोजना से, उसके बाद आ जाइए भारत की जनगणना से, उसके बाद इन्वायरमेंटल से। तो लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने का जो चांस है 1, 2, 3, 4, 5, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। जी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक में इस टॉपिक से देखा गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि भारत का समय कैसे निकालते हैं, भारत का
कर्क रेखा और 0 डिग्री रेखा एक दूसरे को कहाँ काटती है। अभी वहाँ पर भी बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत का मानक समय और कर्क रेखा एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करती है। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। जो हम टॉपिक आपको पढ़ा देंगे उसका कोशिश करेंगे कि उसका क्वेश्चन भी आपको दिखा दे प्रीवियस ईयर का, ताकि जो आप पढ़ें उस पर आपको विश्वास हो सके। जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं। तो आई होप, हम आशा करते हैं कि आपको भारत के भूगोल से आने वाले प्रश्न और वो किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। फिर जैसे जैसे हम टॉपिक को पढ़ाते जाएंगे उस तरह आपको डाउट क्लियर करवाते जाएंगे। अब हम लोग समझते हैं विश्व का भूगोल और विश्व के भूगोल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न किस किस एग्जाम में सबसे ज़्यादा आते हैं उसको देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक आता है कि ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की उत्पत्ति से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कभी कभी किसी एग्जाम में नहीं रहता है तो ब्रह्मांड से क्वेश्चन आता है। दूसरा है सौरमंडल। सौरमंडल से क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलता है। एक ही क्वेश्चन मिले, 2 ही क्वेश्चन मिले, लेकिन हमेशा सौरमंडल से देखने को मिलता है। और सौरमंडल में आपको पढ़ना होगा सूर्य के साथ 8 ग्रह, शनि, अरुण, वरुण, ये सारे ग्रह आपको सूर्य के साथ पढ़ना होगा। और इन ग्रहों की कुछ खास बात होगी जो आपको हम पढ़ाएंगे सौरमंडल के साथ। तीसरा है पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर अभी तक में देखा गया है वनडे एग्जाम में, स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है उसमें अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखा गया है तो इसी टॉपिक से देखा गया है कि पृथ्वी और उसका सौरिक संबंध यानी अक्षांश और देशांतर। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, किसी भी देश का समय कैसे तय किया जाता है, किसी देश का समय 2 घंटा आगा है, 1 घंटा पीछे है, इस तरह कैसे हो जाता है, तो इसको हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। फिर क्लियर करेंगे कि अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा का क्या काम पड़ता है, देशांतर रेखा का क्या काम पड़ता है, किस रेखा से हम समय निकालते हैं, किस रेखा से हम तिथि का निर्धारण करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन बहुत देखने को मिलता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आया हो और अक्षांश देशांतर से क्वेश्चन नहीं आया हो, समय निकालने से क्वेश्चन नहीं आया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इस टॉपिक को हम लोग को पूरा पढ़ना है। फिर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना और बनावट। इससे भी क्वेश्चन 1 या 2 कभी कभी मिल जाते हैं देखने को। उसके बाद फिर आता है ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी में पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी का निर्माण कैसे होता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी क्या होता है, मृत ज्वालामुखी क्या होता है, जागृत ज्वालामुखी क्या होता है। फिर पढ़ेंगे भूकंप। भूकंप में कितने प्रकार के वेव होते हैं, पी वेव क्या होता है, एस वेव क्या होता है, एल वेव क्या होता है, सबसे खतरनाक वेव कौन होता है। फिर ज्वालामुखी में पढ़ेंगे हम लोग कि कौन सा ज्वालामुखी किस देश में है, कौन जागृत है, कौन मृत है, क्या भारत में भी कोई ज्वालामुखी है क्या। तो ज्वालामुखी में हम पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है महादेश। महादेश 7 है जिसमें से हमको सबसे ज़्यादा एशिया महादेश को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद महासागर को पढ़ना पड़ता है और उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हो गया आपके वायुमंडल और उनके पर्वत। इसमें वायुमंडल को लेयर को पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल क्या है, संताप मंडल क्या है, मधुमंडल क्या है, आयन मंडल क्या है, बहिर्मंडल क्या है, सूर्य किस मंडल में रहता है, पराबैंगनी किरण को किस मंडल में सोख लिया जाता है। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं वायुमंडल के लेयर से। फिर पूछे जाते हैं कि कौन सा मंडल में जहाज उड़ता है, कौन सा मंडल में रेडियो फ्रीक्वेंसी होती है, बादल किस मंडल में होते हैं, उल्कापिंड की घटनाएं किस मंडल में होती है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर पढ़िएगा पवन। पवन से क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। पवन किस देश में कौन सी हवा चलती है, सागरीय हवा क्या है, स्थानीय हवा क्या है, वहाँ के उस तरह के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे विश्व की जनजाति। विश्व की जनजाति भारत की जैसे जनजाति पढ़े वैसे विश्व की जनजातियाँ भी पढ़ेंगे। तो हो गया, ये हो गया विश्व की जनजाति। फिर पढ़िएगा विश्व की नहरें। अभी फिर पढ़ेंगे हम विश्व की नदियाँ। विश्व की नदियाँ में हम पढ़ेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है, सबसे छोटी नदी क्या है, विश्व की झीलें। विश्व की झीलें में पढ़ेंगे सबसे बड़ा झील कौन है, सबसे छोटा झील कौन है, सबसे नया झील कौन है, आर्टिफिशियल झील कौन है, नेचुरल झील कौन है। इस तरह का क्वेश्चन आपको विश्व की झील से पढ़ने के लिए मिलता है। तो अभी हम आपको स्टेट लेवल एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम आपको इधर से तो पूरा पढ़ाएंगे, इधर से पूरा पढ़ाएंगे। और इधर से पूरा पढ़ाने से पहले हम एक चैप्टर को चालू करेंगे ब्रह्मांड का, पृथ्वी का सौरिक संबंध। पृथ्वी का सौरिक संबंध इसलिए चालू करेंगे ताकि जबकि भारत का आपको जब अक्षांश और देशांतर समझना हो तो ज़्यादा दिक्कत ना हो। एक चैप्टर यहाँ से और पढ़ाने के बाद उसके बाद भारत के सारे चैप्टर को आपको क्लियर करेंगे। उसके बाद आप क्वेश्चन बना के देखिएगा। जो मैंने टॉपिक को पढ़ाया अगर उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर में एग्जाम हुए हैं और उसके क्वेश्चन आपके पास हैं तो वो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिए। हम आपके लिए जितना बेस्ट हो सकेगा उतना बेस्ट वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।